सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि हम लोग कहीं दूर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो पुनः क्यों घर की ओर आ जाते हैं और हमारे परिवार के लोगों के बीच में वो कौन सा बंधन है। कुछ न कुछ तो संबंध है। इसे लगता है कि हम उनसे कहीं नहीं दूर भी रहते हैं, लगता है कहीं बंधे हुए। तो वो कौन सी चीज़ से हम बंधे हैं। कोई भी दो पदार्थ जो इस धरती पर हैं या कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में हैं, वे किस चीज़ से बंधे हैं। और हमारे और प्राणियों के बीच में भी भला कौन सा बंधन है जिससे हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हम दूर भी रहते हैं तो जाने अनजाने हम अपने घर वालों को याद करते रहते हैं। कोई न कोई एक अदृश्य बंधन हम लोगों के बीच में उपलब्ध है। जैसे किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से बांध दिया जाता है किसी रस्सी से, उसी तरह से हम लोग भी लगता है कि किसी रस्सी से बंधे हुए। इस पूरे अस्तित्व का जो लगता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु और एक प्राणी से दूसरे प्राणी और प्राणी और वनस्पतियों या वनस्पतियों के मध्य में भी जो गैप दिखता है, जो दूरी दिखती है, उस दूरी को कोई भर रहा है। ये पूरा अस्तित्व जो है वह आपको एक नेटवर्क की तरह मालूम पड़ता है कि सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो यह जो नेटवर्क है, आखिर वो किस चीज़ का नेटवर्क है। तभी तो कोई चीज़ किसी से रिएक्शन कर रही है। किसी न किसी को करीब ला रही है। एक चीज़ गति कर रही है, दूसरे की ओर जा रही है। तो वह क्या जा रही है या उसे कोई खींच ले रहा है जिससे लगता है कि गति कर रही है, या कोई उसे ढकेल रहा है, या तीनों ही बातें हो सकती हैं। वह जा भी रहा हो, उसे खींचा भी जा रहा हो, उसे ढकेला भी जा रहा हो। तो कई तरह के फोर्स लगे रहते हैं। एक जो व्यक्ति को घुमा रहे हैं अपने में ही, एक जो व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं उसकी ओर जाने में, दूसरा कोई उसे खींच रहा है, तीसरा कोई उसे ढकेल रहा है, और चौथा यह भी हो सकता है कि कोई डायगोनली उसे इंटरसेक्ट कर रहा हो, यानी बाधा पहुंचा रहा हो, और कोई डायगोनली उसे सपोर्ट कर रहा हो। कोई ऊपर से भी प्रेशर दे सकता हो, कोई नीचे से भी फोर्स लगा रहा हो। इस तरह से चारों दिशाओं से और स्वयं के भीतर से भी फोर्स लगता हुआ उसे मालूम पड़ता है। स्वयं के भीतर भी कई तरह के फोर्स लग रहे हैं। गीता में भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय।
मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि मुझसे परे इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं है धनंजय। और यह जो अस्तित्व है ये उस तरह से है जैसे कि मोती जो है माला के बीच में गूंथे हुए हों, धागे से पिरोए हुए, एक सूत्र में पिरोए हुए। वैज्ञानिकों ने भी स्ट्रिंग थ्योरी दी है, स्ट्रिंग धागे को ही कहते हैं, तो स्ट्रिंग थ्योरी दी है। फिर सुपर स्ट्रिंग थ्योरी भी आ गई। ये सब जो है एक नेटवर्क धागे की तरह से बंधे हुए हैं जाल में। उसके बाद एडवर्ड विटेन ने एम थ्योरी दे दी, जो कि जितने भी पहले थ्योरी थी, स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, इन सबको जोड़ करके थ्योरी बना दी। तो यह जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी, सुपर ग्रेविटी थ्योरी बनाए, ये सब इस चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन करने के लिए। हर एक व्यक्ति के मन में ये बात रही है, जो भी बुद्धिमान व्यक्ति रहा है, जिसने कुछ सोचने की कोशिश की है कि आखिर कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ओर जाता है या भागता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की ओर जाता है या वहाँ से दूर हटता है, टकराता है, दूर होता है या अपने में बिखर जाता है। उसके भीतर जो गतियाँ हो रही हैं, उसके भीतर भी वो कैसे हो रही हैं, एक अणु परमाणु भीतर में कैसे गति कर रहे हैं, उनके बीच में आखिर क्या संबंध है, क्या बीच में खाली जगह है या कुछ और है जो उन सब को बांधे हुए। यदि विचार किया जाए तो इस अस्तित्व में कोई भी वस्तु, चाहे बड़ा बड़ा ग्रह हो या बड़े बड़े तारे हों या बड़ी बड़ी गैलेक्सी हो, जो बहुत करोड़ों मील दूर मालूम पड़ते हैं, अरबों खरबों मील दूर मालूम पड़ते हैं, ये सभी वस्तुएं भी आखिर कहीं न कहीं से संबंधित हैं। इनके बीच में जो गैप मालूम पड़ता है वो वास्तव में गैप नहीं है, वो स्वयं भी जो है तरंगनुमा है। वो स्वयं भी जो वस्तु हमें मालूम पड़ती है कि एक ठोस आकार लिए हुए है, और या तो कण के रूप में मालूम पड़े या पिंड के रूप में मालूम पड़े, तो वे सब, ये पिंड भी कुछ नहीं और वही सब जो है जो सूत्र हैं, वही सूत्र पिरोए हुए हैं और पिरो करके पिंडनुमा मालूम पड़ते हैं या कणनुमा मालूम पड़ते हैं। वही तरंगनुमा है, हर स्थिति में तरंगनुमा है, धागे की तरह है जो लगातार कंपन में है। और वे जो धागे हैं वे भी कई और सूक्ष्म उसी तरह के धागों से पिरोए हुए हैं और फिर वे भी इसी तरह से कंपन में हैं। और पूरा एक ये जाल है, और वही वे धागे कहीं कहीं पर जैसे गांठ बने हुए हैं, गांठ जैसे, यानी कि वो वहाँ पर ज़्यादा उसका घनत्व हो गया है, फूल गया है, या वहाँ पर वो दो मुंह हो गया है, विभाजित हो गया है, इस तरह से उन्हीं का जाल है। और जहाँ विभाजित हो गया वहीं पर कहीं फूल गया, सूजन जैसे हो जाती है गांठों में, तो वो गांठ जैसा होता है, तो वहीं पर वो ठोस आकार जैसा मालूम पड़ता है कि आकार ले लिया है। अगर हम लोग अपना अस्तित्व भी देखते हैं तो क्या है, एक हम लोग पाइप के भीतर पाइप भीतर पाइप हम लोग हैं। उन पाइप को अगर हम लोग देखें तो वो क्या है, परत दर परत, परत दर परत है। उन परत को अगर हम और गौर से देखते हैं तो सब
पदार्थ हैं, मॉलिक्यूल्स मालूम पड़ते हैं, वो एटम्स मालूम पड़ेंगे, उनको भी हम बहुत बारीकी से जब हम लोग अध्ययन करते हैं, साइंटिस्टों ने अध्ययन किया है तो पता चला कि ये सब बोसोनिक पार्टिकल्स हैं। उसमें फर्मियन हैं। तो आखिर ये जो पार्टिकल हैं, फर्मियन सब हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट सब जानते हैं, तो आखिर वे किस चीज़ से बंधे हुए हैं? तो ये जो अदृश्य जगत दिखता है, वास्तव में यह तो भरा हुआ है ऐसे इन तरह के पदार्थों से, और वे पदार्थ हमारे से कोई भिन्न नहीं है, बल्कि उन्हीं का ही हम एक गठजोड़ है। उन पदार्थों से ये भरा हुआ है। जैसे बताया कि जैसे धागे, जैसे धागे के भीतर धागे, धागे के भीतर धागे, धागे के भीतर धागे, ऐसा है। पूरा ये अस्तित्व उसी तरह से है, और वो वाइब्रेशन मोड में है। अब प्रश्न उठता है, जो से हम कोई विचार करते हैं, हम अपने घर वाले से जुड़े होते हैं, अब प्रश्न पर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, मुझे लगता है कि एक थॉट हम लोग करते हैं, विचार करते हैं, उस विचार से हम जुड़ जाते हैं। लेकिन आखिर वो विचार क्या है? उस विचार की तह तक भी अगर हम जाएंगे तो फिर वे वही अदृश्य तरंगे हैं जो हमें उनसे जुड़े हुए हैं। जो आसक्ति है हमारी, जो विचार तरंगे हैं, और उन विचार तरंगों के भी जो सूक्ष्म तत्व मैंने बताया, जैसे कि वे बिल्कुल अदृश्य कंपायमान धागे, और उनसे भी सूक्ष्म, क्योंकि धागे भी कहना मतलब उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि धागे से भी ऐसा लगता है जैसे कि वह एक स्थान छोड़ रहा है अलग से। और वह ठोस एक आकार जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं। उसमें ऐसी तरलता है जैसे तरल पदार्थ मान लो ढक लिया गया और तरल पदार्थ ही उभर गया। तो उस तरह से कंपायमान तरलता का ही हम लोग एक थोड़ा सा ठोस स्वरूप। तो ये जो तरंगों की तरलता है, जो कि मालूम पड़ता है कि कोई आकार ले ली, घनत्व तो ज़्यादा हो जाने से, इनसे ही सब हम लोग बने हुए। और वही अदृश्य स्थिति में जहाँ हैं वो हमें जोड़े हुए, वे हमें गति करा रहे हैं, ढकेल रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसको शास्त्रों में कहा गया है, बताया गया है, क्षीर सागर के रूप में। सागर है लहराता हुआ, तो वह जो क्षीर सागर है लहराता हुआ, कोई पानी का उससे मतलब नहीं है। मतलब यह अस्तित्व जो है उस तरल वाली स्थिति में है। और वह जो ऊर्जा तरंगे हैं वो बिल्कुल तरल स्थिति में, यानी बिना वो इस तरह से कोई ठोस आकार ले भी नहीं है जिसका हम कहते हैं कि भाई ये लंबाई है, चौड़ाई है। इस तरह से वो इस तरह से है कि कोई भी आकार लिया जा सकता है। जैसे पानी है, कोई भी आकार ले लेता है, उसका इस तरह से अपना आकार इस तरह से। और उससे सूक्ष्म जो है वो अदृश्य से हवा ऐसा है, उस तरह से भी हम वो कर सकते हैं कि आखिर वह जो लहराता हुआ तरल सागर है, क्षीर सागर है,
उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म और सागर है, जो कि उसका भी एक कंपोजिशन है, वो उसका भी सूक्ष्म पहलू है। और इस तरह से इन सभी सूक्ष्म पहलुओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे उसकी स्थूलता होती है वैसे वैसे कुछ हम लोग को घनत्व मालूम पड़ता है, वैसे वैसे पदार्थ का जमना मालूम पड़ता है। यानी वहाँ ऊर्जा के स्तर पर हम लोग इस तरह से सभी लोग हैं। और फिर तरल स्थिति में है, और फिर वही ठोस के रूप में जो घनत्व ज़्यादा प्राप्त कर देता है तो पदार्थ के रूप में। एक यह कुछ लोग का सिद्धांत रहा है कि कोई एक मतलब हम लोग कण के रूप में हैं और वे कण जो हैं एक दूसरे धागे से जुटे हुए हैं। इस तरह के सिद्धांत भी आए हुए हैं, लेकिन वह जो कंटिन्यूटी है वह इस तरह से ठोस रूप में नहीं है, वो बिल्कुल तरल रूप में है, जहाँ पर एक तरह से उसको रूप भी कहा जा सकता है, रूप नहीं भी कहा जा सकता है। वो ऐसी स्थिति में है। तो इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा कठिन है। बहुत जैसे पानी है कोई रूप ले लेता है, जैसे हवा है कहीं भी प्रवेश हो जाता है, तो उस तरह से ही वह जो वो अदृश्य ऊर्जा है। मतलब ये जो भौतिक ऊर्जा जो हम लोग को दिखती है, इस भौतिक ऊर्जा का जो सूक्ष्म स्वरूप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वे जो गैर प्रकाश की तरंगें आपको मालूम पड़ती हैं, उनसे कैसे जुटी हैं? क्या उनके बीच में कोई गैप है? जैसे ध्वनि की तरंगें हैं, प्रकाश की तरंगें हैं, दो तरंगें लहरा रही है इस वायुमंडल में, उनके बीच का क्या संबंध है? तो प्रकाश भी जिन चीज़ों से बना हुआ है, वे तरंगे में जिससे बनी हुई हैं, ध्वनि की तरंगे, ये सब एक ही चीज़ से जो बनी हुई है, उसको ही हम लोग क्षीर सागर कहा। उसमें तरलता है, और प्रकाश की तरंगों के बीच में और ध्वनि की तरंगों के बीच में कोई गैप नहीं है। वे सब मिले ही हुए हैं, परंतु कोई एक प्रकाश जैसा मालूम पड़ता है, कोई ध्वनि की तरंगों जैसा मालूम पड़ता है। इसके पीछे जो कारण है वह यही है कि वह जो तरल पदार्थ है उसका कहीं पर घनत्व कुछ ज़्यादा है, कहीं घनत्व कम है, उसका एक्सटेंशन कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो कहीं पर उसने बहुत सारे ठोस रूप ले लिए हैं, कहीं जैसे कोई पतली चीज़ फैल चुकी हो, और कहीं पर कोई पतली चीज़ जो है कुछ गाढ़ी हो गई, जिसकी तह मोटी हो गई हो। उस तरह से भी आप सोच सकते हैं। कहीं पर जैसे तरल पदार्थ कहीं कोई जम गया हो और कहीं पर वो बह रहा हो, जमा हुआ ठोस मालूम पड़ता है और बहता हुआ तो मालूम पड़ता है इससे गति कर रहा हो, कहीं से कहीं जा रहा हो। परंतु जो ठोस मालूम पड़ रहा है उसके भीतर भी वैसे ही गतियाँ हैं। गतियों की सिलसिला जो है ये है ही है, और इन गतियों के पार जब वही पदार्थ जब गत्यातीत हो जाता है, यानी उसकी गति जब बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वैसी स्थिति में कहा जाएगा कि वह अब करीब करीब वह अनंत को स्पर्श कर रहा है। अनंतावस्था में ये जो है पदार्थावस्था, ये जो मैं क्षीर सागर की तरलता की बात कर रहा था कि वो अवस्था समाप्त हो जाती है, वहाँ से ही हम लोग कह सकते हैं कि ये अब ईश्वर तत्व आ जाता है। हालांकि ये सब ईश्वर तत्व का ही ये स्वरूप है, परंतु उसके बाद जो हम लोग निराकार ईश्वर तत्व की बात करते हैं, जिसको हम लोग सामान्यतः अनुभूत नहीं करते, तो वह
हैं तो ये सभी जितने भी आकार वाले हैं सब भी ईश्वर तत्व हैं, परंतु वह जो ईश्वर तत्व है जिसे महसूस नहीं करते हैं उसे ही यहाँ अति सूक्ष्म में से मान लिया गया है। लेकिन ये सभी जो हैं सूक्ष्म स्वरूप जितने भी होते जा रहे हैं इनके मध्य में कोई गैप नहीं, इसलिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में कोई जो गैप दिखता है वो गैप नहीं है। एक पेड़ से एक आदमी के बीच में जो गैप दिखता है वो गैप नहीं है, एक आदमी से दूसरे जो गैप दिखता है वो गैप नहीं, और सारे संबंधित हैं। यानी यह पूरा अस्तित्व जो है एक समग्र है, अखंड है। यहाँ खंड खंड भाग नहीं है, बल्कि एक ही अस्तित्व के हम लोग भिन्न भिन्न पहलू हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, और कहीं पर इस तरह का कोई खालीपन नहीं है। वहाँ सिर्फ जो है सूक्ष्म तरंगें विद्यमान हैं, और वे तरंगें जो हैं वो इस तरह से तरलता लिए हुए हैं, और जो ठोस भी दिख रहे हैं वे भी वास्तव में तरंगे ही हैं। उनका घनत्व तो वहाँ कुछ अधिक है, तो घनत्व अधिक होने की वजह से वहाँ पर आकारपन जैसा दिखता है। तो इस अस्तित्व को हम आकार और निराकार दोनों में से नहीं कर सकते हैं, कुछ यही है। वास्तव में यह आकार और निराकार से सर्वथा भिन्न है। इन दोनों को रखते हुए इससे अलग है, विलक्षण है वह। तो इसमें इतना ही है। अब हम यह समझ सकते हैं कि हम लोगों के बीच में चाहे हम जीवित रहें या मर जाएं, यानी दूसरे रूप में भी हो जाएं, जो कि नहीं दिख रहा है, या जो दिख रहा अस्तित्व है उसमें हर समय संबंध बने रहते हैं। संबंधों का कहीं पर कोई खंडन नहीं होता है, संबंध कभी भी टूटते नहीं हैं। हम चाह करके भी तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यह अस्तित्व निरंतर अदृश्य धारा है, और वह जो तरल धारा है वह सदैव बना रहता है। हर स्थिति में, किसी स्थिति में उसका लोप नहीं होता। अब वह जो मोक्ष की जो स्थिति बतलाई गई है शास्त्र में, तो वह स्थिति है जो मैंने बताया आपको, जहाँ पर यह जो ऊर्जा का जो सूक्ष्म स्रोत है, ऊर्जा जहाँ से वह होती है आती है, वहाँ पर की जो तरलता है उससे भी वह आगे वहाँ भी वाष्पीभूत हो जाए, एक तरह से समझ लीजिए, वह भी वाष्पीभूत हो जाए, तो वहाँ से मोक्ष कहलाता है। उस स्थिति में मोक्ष कहलाता है, जिसका कि वर्णन करना इसलिए काफ़ी कठिन हो जाता है। परंतु वह जो वाष्पीभूत हो जाता है मोक्ष का, क्या वह इस अस्तित्व धारा से क्या सर्वथा विलक्षण हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, वह भी एक कंटिन्यूटी ही है। बस वह ऐसी कंटिन्यूटी है कि इस जो तरल धारा है ऊर्जा की, उस तरल धारा से भी वह सूक्ष्म हो चुकी है, और उसकी व्यापकता बढ़ गई है। उसकी व्यापकता ऐसी हो गई है कि वो हर जगह विद्यमान जैसा ही है। कंटिन्यूटी तो हर समय है, और उसकी विद्यमानता बढ़ गई है। तो विद्यमानता बढ़ गई है, व्यापकता उसकी बढ़ गई है, इसके कारण ही वह मोक्ष को प्राप्त। ऐसा नहीं कि वह हट करके यहाँ से कहीं अलग चला गया, ऐसा नहीं, बल्कि उसकी विद्यमानता हो चुकी है सभी स्थानों पर। इतना सूक्ष्म हो गया है कि विद्यमानता हो, इतनी तेज उसकी गति हो गई है, गत्यातीत अवस्था हो गई है। देखेंगे आप कि अगर किसी चीज़ की गति होती है बहुत तेज, तो उसकी किसी एक स्थान पर उपलब्धता ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका घर है, एक घर है और उसके बीच में आंगन है, उसके बाद फिर एक घर है। आप इस घर से चलना शुरू कीजिए, उस घर में अगर आप दिन में 50 बार इधर से उधर जाते हैं, तो आपकी उपलब्धता उस घर और उसके आंगन के बीच में कभी कभी देखी जा सकती है। अगर
वही आपकी गति बढ़ा दी जाए तो आप पता चला कि हर मिनट आप उपलब्ध हो रहे हैं, और गति बढ़ा दी जाए तो आप हर सेकंड उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, पता चला कि इस घर में भी उपलब्ध है, उस घर में भी उपलब्ध है, और बीच में जो आंगन है उसमें भी। यानी आपकी गति जितनी तेज होती जाएगी आपकी उपलब्धता बढ़ती जाएगी। तो इस गति को यदि आप धीरे धीरे इन्फाइनाइट कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी उपलब्धता हर जगह है, उस आंगन में भी है, उसमें भी है, और उस घर में भी है, और घर के बाहर दूसरा जो घर था आंगन के ठीक उसे छोड़ पर उसमें भी है। यानी आपकी उपलब्धता सब जगह होगी। तो वैसा ही पोजीशन हो जाता है, वो जो है आप ये सुपर पोजीशन की स्थिति हो जाती है कि उसकी उपलब्धता सब जगह हो जाती है। यानी जो मोक्ष को प्राप्त है वो ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, वो ऐसी जगह चला गया जहाँ की वह नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उसकी उपलब्धता हर जगह होगी, क्योंकि उसकी गति जो है वो अनंत हो चुकी है, इसके कारण वो उसकी व्यापकता हो चुकी है, और उसके कनेक्शन भी सबसे हैं। हालांकि हम सभी के कनेक्शन सबसे हैं, लेकिन उसके कनेक्शन सूक्ष्म स्वरूप से सबके पास हैं और वो व्यापक हो गया। वह अवस्था जो है मोक्ष की है। तो जो संबंधों से जो पूछा गया था, जो जिज्ञासा थी कि भाई हम लोग के बीच में आकर्षण कहाँ रहता है, हमारे उसके बीच में कौन सा चीज़ है जो हम लोग को जोड़े है, और क्या हम लोग उपलब्ध रहते हैं या नहीं रहते हैं, मोक्ष हो जाता है कहीं और चला जाता है, हमसे बिल्कुल कट जाता है, या संबंध विच्छेद हो जाते हैं, या जब हम मर जाते हैं तो क्या संबंध विच्छेद हो जाते हैं। तो उसी का समाधान मैंने बताया कि ऐसी जो है हम लोगों में बात नहीं होती है, ऐसे अलगाव संभव ही नहीं होते हैं। वास्तव में हम लोग निरंतर रूप से संबंधित हैं। मोक्ष हो जाने के बाद भी कैसे संबंधित हैं यह मैंने बता दिया। ओम।